जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरेश पालीवाल। आज हम बात करेंगे पुलिस में जो एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर जो दर्ज की जाती है वो किस धारा में की जाती है। पुलिस और कोर्ट में जो कुछ भी काम होते हैं, प्रत्येक काम जो है वो नियम से होता है। प्रत्येक जो कार्य जो होता है उसका नियम और कानून बना हुआ है और बगैर नियम के कुछ नहीं होता। लगभग जो भी सारे काम होते हैं नियम से होते हैं। लगभग सारे काम नियम से होते हैं। लगभग इसलिए कि यहाँ मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ों के नियम नहीं बने हुए हैं। नियम जब बनाते हैं तो कुछ गैप रह जाती है, कुछ नियम बनाने रह जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी काम का नियम नहीं हो या बीच में गैप रह गई हो। तो अगर ऐसा है कि किसी काम का नियम नहीं बना हुआ या गैप रह गई है तो फिर वो जो सही होता है, जो व्यावहारिक तरीका होता है, उस व्यावहारिक तरीके से उस कार्य को किया जाता है। बाकी लगभग सभी काम के नियम और कानून बने हुए हैं। तो थाने में जो एफआईआर दर्ज होती है वो किस धारा से होती है। थाने में एफआईआर दर्ज होती है धारा 154 सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो धारा 154 सीआरपीसी से एफआईआर जो है थाने में दर्ज की जाती है। एफआईआर के जो है फर्स्ट पेज पर ऊपर ही ऊपर लिखा भी होता है कि धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार। अब धारा 154 सीआरपीसी की बात करें तो इसमें 3 उपधाराएं, उपधारा 1, उपधारा 2 और उपधारा 3। अब उपधारा 1 की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला, मतलब एफआईआर जो होती है वो संज्ञेय अपराध दो तरह के होते हैं। एक संज्ञेय अपराध होता है, एक असंज्ञेय अपराध होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, संज्ञेय अपराध जो होता है वो गंभीर होता है तो उसमें तुरंत एक्शन की जरूरत पड़ती है। असंज्ञेय अपराध जो है इतना गंभीर नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। और 2 तरह के अपराध होते हैं। अपराधों को कार्रवाई के हिसाब से संज्ञेय अपराध में तुरंत अरेस्ट करते हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार से बांटे गए हैं सभी अपराधों को। अपराध की जो धारा है इंडियन पेनल कोड, वो धाराएं 511 बनी हुई है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो उस 511 धारा 511 ही अपराधों को संज्ञेय और असंज्ञेय 2 प्रकार में बांटा गया है। यदि संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय अपराध किए जाने की जो इतला दी गई है तो वो इस धारा में आती है। तो धारा 154 सीआरपीसी का उपनियम 1 ये कहता है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इतला यदि पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी को मौखिक दी गई है। अब यह पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी कौन होता है? जनरली पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी जो होता है वो सीई साहब होते हैं, चीफ इंस्पेक्टर। लेकिन हर समय जो है थाने पर सीई साहब नहीं रह सकते, तो एक ड्यूटी ऑफिसर बनाया जाता है, डीओ साहब, जो हर समय वहाँ जो है उपस्थित रहते हैं। एक डीओ साहब जो उपस्थित रहते हैं, उनका समय खत्म होता है 8 घंटे, जब भी उनका समय है वहाँ ड्यूटी करते हैं निरंतर। उनका टाइम खत्म होता है तो दूसरे डीओ साहब को बिठाया जाता है। इस प्रकार से एक बार साधक अधिकारी वहाँ थाने में 24 घंटे रात को भी उपस्थित रहता है, तो उनको कहते हैं बार साधक अधिकारी। जो जनरली जो मेरे इतने साल में जो एक्सपीरियंस में आया है तो डीओ साहब ही सभी कार्रवाई करते हैं। फिर ज़्यादा सीरियस होता है तो फिर चीफ इंस्पेक्टर साहब यानी कि सीई साहब से भी मिला जाता है। और जो बार साधक अधिकारी है वो सीई साहब होते हैं। लेकिन ड्यूटी ऑफिसर को ही बार साधक अधिकारी माना जाता है, जो डीओ साहब होते हैं। 24 घंटे के लिए 3 होते हैं तकरीबन, और अपने अपने टाइम में डीओ साहब जो एएसआई साहब यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं, एसआई साहब यानी कि सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं, उनको बिठाया जाता है। कभी कभी हेड कांस्टेबल साहब को भी जो है डीओ साहब की कुर्सी पर बिठाया जाता है। जो सुविधा होती है उस हिसाब से थाने में किया जाता है। तो पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी। यदि बार साधक अधिकारी को मौखिक सूचना दी जाती है संज्ञेय अपराध की, तो या तो उनके द्वारा या उनके निर्देशाधीन किसी अन्य पुलिसकर्मी के द्वारा लेखबद्ध की जाएगी, लिखी जाएगी उस इत्तला को जो सूचना दी जा रही है, और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। और प्रत्येक ऐसी इत्तला पर चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वक रूप से लेखबद्ध की गई हो, या तो भले ही सूचना देने वाला जो रिपोर्ट देने वाला लिखित में लाया हो या फिर मौखिक में दी हो, तो उसमें लिखित में दर्ज की गई हो, तो
उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे, जो व्यक्ति वो देता है उस रिपोर्ट पर साइन करेगा। और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे प्रविष्ट किया जाएगा। तो फिर वो थाने की जो कोई पुस्तक वो अलग से रखी जाती है, तो उसमें उस अलग से नहीं रखी जाती, तो एफआईआर काटी जाती है, फिर एफआईआर को संकलित करके पुस्तक बनी जाती है, उसमें रखी जाती है। तो धारा 154 सीआरपीसी के उपनियम से ये एफआईआर काटी जाती इस नियम से। अब इसका उपनियम 2 ये कहता है कि एफआईआर की जो है, जो एफआईआर रिपोर्ट देने वाला है उसको निःशुल्क जो है तत्काल कॉपी दी जाएगी। क्या कहती है उपधारा 2? उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इतला की प्रतिलिपि इतला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। मतलब एफआईआर की निःशुल्क कॉपी लेने का अधिकार धारा 154 सीआरपीसी की उपधारा 2 के तहत रिपोर्ट करने वाले को ये प्राप्त है कि वो निःशुल्क कॉपी ले सकता है। उपधारा 3 क्या कहती है? कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के बारसाख्तक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यक्तित है। मतलब कोई प्रार्थी थाने में जाता है, रिपोर्ट देता है और वहाँ का बारसाख्तक अधिकारी ने कि डीओ साहब या जो भी अधिकारी है वो उसको एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं, तो फिर उससे व्यतीत है। इसका ये मतलब होता है कि रिपोर्ट दी और दर्ज नहीं कर रहे हैं, व्यतीत है, तो ऐसी इत्तला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा, मतलब पहले उस इत्तला को लिख लें फिर डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी साहब, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, प्रत्येक जिले में एक होते हैं। तो ऐसी इत्तला को लिखित रूप में लिख करके डाक लिफाफे में पैक करके डाक द्वारा पुलिस जो विभाग के एसपी साहब को भेजी जाएगी। जो यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, यदि एसपी साहब को रिपोर्ट प्राप्त होती है और उनको लगता है कि इस रिपोर्ट से किसी संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस का किया जाना प्रकट हो रहा है, तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा। या तो एसपी साहब खुद जो है उस मामले की जांच करेंगे या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा। या फिर एसपी साहब अपने अधीनस्थ किसी पुलिसकर्मी को आदेश देंगे कि इसकी जो है इस रिपोर्ट की आप जांच करो और उस जांच मतलब अन्वेषण करो और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के बारसाख्तक अधिकारी की सभी शक्तियाँ होगी। फिर जिस अधिकारी को जो है जांच अन्वेषण के लिए वो रिपोर्ट दी जाती है, उन अधिकारी साहब को पुलिस थाने के बारसाख्तक अधिकारी की सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज नहीं करने पर एसपी साहब को एक धारा 154 सीआरपीसी की धारा 3 के तहत उनके यहाँ डाक से कॉपी भेजी जाएगी, जो नियम में स्पष्ट वर्णित किया हुआ है, जिसका एसपी साहब भी पालन करेंगे। और धारा 154 सीआरपीसी की उपधारा 2 के तहत रिपोर्ट देने वाले प्रार्थी को कॉपी भी निःशुल्क दी जाएगी, उसका कॉपी लेने का अधिकार है। और धारा 154 सीआरपीसी की उपधारा 1 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसका भी नियम बना हुआ है। अब एफआईआर अगर हम देखें कि कैसी होती है, तो जैसे मेरे पास ये एक एफआईआर है, इसका ये प्रथम पेज है। अब प्रथम पेज में ये जैसे जिला राजसमंद पुलिस थाना कहाँ का है, वर्ष कहाँ कौन सा है, एफआईआर नंबर ये 009 लिखा हुआ है, एफआईआर की तिथि और समय कितनी तारीख को कितनी बजे दर्ज करेगी ये लिखा हुआ है। फिर इसकी धारा लिखी हुई है, ये प्रथम पेज है एफआईआर के, जिसके ऊपर भी लिखा हुआ है धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, इंग्लिश में अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। तो ये धारा जैसे ये एफआईआर की गई 12/10/1960 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 279 होती है एक्सीडेंट की, और 12/10/1860 भारतीय दंड संहिता 1860 की 337 ये भी उसी में आती है, के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। फिर इसकी आगे डिटेल है पूरी है फर्स्ट पेज में। अब इस एफआईआर का सेकंड पेज देखें तो ये सेकंड पेज, इसमें जो है शिकायतकर्ता का नाम और पिताजी का नाम, उसके जो है जन्म तिथि वगैरह, एड्रेस लिखा जाता है। फिर मुलजिम का नाम लिखा जाता है कि ये अपराध किसने किया। जैसे एक्सीडेंट का मामला है तो इसमें खाली गाड़ी नंबर पता होते हैं, मुलजिम ये अज्ञात लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये दूसरा पेज। अब इसका तीसरा पेज यदि देखें
5 पेज में होती है, 4 पेज ही मुख्य होते हैं, 5वां पेज तो ज़्यादा काम का नहीं होता। तीसरे पेज के का क्लोज 12 में एफआईआर की डिटेल होती है, जो रिपोर्ट दी हुई इसकी डिटेल होती है कि स्वयं श्रीमान थानाधिकारी महोदय, पुलिस थाना ये, प्रार्थी का नाम लिखा होता है, विषय कानूनी कार्रवाई बाबत महोदय जी निवेदन है कि इतनी तारीख को इतनी बजे मैं या मेरा भतीजा या मेरा रिश्तेदार इस जगह से जा रहे थे कि सामने से कोई गाड़ी जिसके नंबर ये है लापरवाही गफलतपूर्वक चलाते हुए आए और मेरे टक्कर मार दी या चलाने वाले को टक्कर मार दी, जिससे वो नीचे गिर गया और उसके चोटें आई। अब वो हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती है, बोलने में अक्षम है, या जो भी उसमें एफआईआर में लिखा जाता है। फिर प्रार्थी के साइन होते हैं, उसके फ़ोन नंबर, और फिर ये जांच इस एफआईआर का अन्वेषण किस पुलिस अधिकारी को दिया ये नीचे लिखा होता है, ये तीसरे पेज में। अब इसका जो है चौथा पेज देखे तो चौथे पेज में भी ये उस जांच अन्वेषण अधिकारी का नाम मुख्यतः यही होता है। फिर यहाँ इनके सिग्नेचर होते हैं, थाना प्रभारी के हस्ताक्षर और शिकायतकर्ता के अंगूठा निशानी हस्ताक्षर ये होते हैं। ये चौथा पेज है। 5वां पेज होता है वो इस प्रकार से होता है, जिसमें जनरली कोई ज़्यादा जानकारी होती नहीं। तो इस प्रकार से ये एफआईआर दर्ज की जाती है और ये एफआईआर की कॉपी। तो एफआईआर दर्ज अगर कोई घटना होती है तो एफआईआर दर्ज कराना प्रार्थी का कानूनी अधिकार है। नहीं दर्ज करते हैं तो एसपी साहब को भेजा जाता है। एसपी साहब के यहाँ से भी अगर एफआईआर की कार्रवाई नहीं होती है तो कोर्ट से होती है। धारा 156 क्लोज 3 सीआरपीसी के तहत कोर्ट से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।